लास्ट वीडियो तक बच्चों हमने 11th क्लास हिस्ट्री की जो हमारी 8 मार्क्स वाली क्वेश्चन आंसर की सीरीज चली है उसका पार्ट 3 कवर कर लिया था। तो कंटिन्यू रखते हुए वीडियो को हम आज की इस वीडियो में पार्ट 4 करने वाले हैं और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपका पार्ट 5 आएगा और उसके बाद हमारे जो 8 मार्क्स वाली क्वेश्चन आंसर की सीरीज है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जरा अंदाज़ा लगाइएगा, एग्जाम के अंदर सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन आपके 8 नंबर वाले आने वाले हैं और टोटल मैं आपको 5 एपिसोड करवा दूंगा। तो टोटल कितने होंगे आपके 25 क्वेश्चन ओनली 8 मार्क्स वाले। तो गारंटेड है कि 90% जो एग्जाम के अंदर आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। आप जरूर देख लेना, ठीक है। सभी के जो लिंक है वो आई बटन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और इनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और मैं आपके लिए सभी पार्ट की पीडीएफ एक बार दोबारा से अपलोड कर दूंगा ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो डाउनलोड करने में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। क्योंकि इसके बाद मैं आपकी मैप सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं जल्दी। आप प्लीज अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल ना भूलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, जिसमें बात की गई है कि रोम के साम्राज्य में जो पारिवारिक जीवन था उसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी और साथ ही आपको उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी उसका भी वर्णन करना है। तो आपको क्वेश्चन से पता चल चुका होगा, जी हाँ, चैप्टर नंबर 3 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। चैप्टर को समझाते वक्त मैंने आपको यहाँ का पारिवारिक जीवन और साथ ही स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी आपको बताया था। तो जिन्होंने चैप्टर देखा होगा उनके लिए काफ़ी इजी सा क्वेश्चन होगा और जिन्होंने नहीं देखा या जिनको इनका आंसर नहीं पता तो ये काफ़ी इजी सा है, आपको भी काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। बस ये है कि आपको एग्जाम के अंदर लिखना कैसे है ये बड़ी बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डालने पड़ेगी। हेडिंग कौन सी होगी, रोम साम्राज्य में पारिवारिक जीवन की। तो आप पॉइंट में लिखोगे 4 पॉइंट। जैसे कि पहला पॉइंट जो है इसमें बात की गई है कि रोमन साम्राज्य में जो परिवार था ना व्यापक रूप से वो एकल परिवार था। एकल परिवार आप जानते हैं 11th क्लास सोशियोलॉजी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए। एकल परिवार हम न्यूक्लियर फैमिली को कहते हैं, जो आज के समय सबसे ज़्यादा आदर्श यानी कि पॉपुलर मानी जाती है, जिसके अंदर माता पिता उनके बेटा बेटी शामिल होते हैं। तो रोमन साम्राज्य के अंदर बच्चों एकल परिवार की जो भूमिका थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और साथ ही जो अडल्ट होते थे ना यानी जो वयस्क होते थे वह अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे क्योंकि चलन ही एकल परिवार का था। और साथ ही जो बड़े भाई होते थे वह भी साझे परिवार में ही कम रहा करते थे। उसी तरह एक चीज़ आपको ज़्यादा जानने को ये मिलेगी कि उस समय जो स्लेव होते थे, स्लेव यानी जो दास होते, गुलाम जो होते ना, उन्हें भी परिवारों का अंग माना जाता था। तो ये बड़ी बात है, आप जरा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो पारिवारिक जीवन था। उसी तरह विवाह के बारे में बात करते हैं क्योंकि परिवार के बाद विवाह की तो बात आती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये पॉइंट में इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि प्रथम शताब्दी में विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी जो है ना अपने पति को अपनी संपत्ति ट्रांसफर नहीं करती थी। इवन जो दहेज होता था ना वह उसके पति को तो मिलता था, यानी महिला के साथ उसके पति को दहेज मिलता था, लेकिन वह अपने पति की उत्तराधिकारी होती थी। इफ अगर उसके पति को कुछ हो जाता है तो जो संपत्ति है वो उसके नाम कर दी जाती थी। उसी प्रकार महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन के लिए व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तलाक देना उस समय भी काफ़ी इजी माना जाता था। और अगर विवाह की बात की जाए तो पुरुषों का 28 से लेकर 32 की उम्र में विवाह होता था और महिलाओं का जो था वो 16 से 23, यानी कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। और इसी तरह जो विवाह होता था वो परिवार के द्वारा ही तय किया जाता था, जो आज भी हम देखते हैं अपने समाज के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कुछ कॉमन भी है इसमें। तो कुछ इस प्रकार का था यहाँ पर विवाह का सिस्टम। और अगर बात करें पुरुष प्रधान परिवार की तो ये काफ़ी ख़राब था रोमन साम्राज्य में। आप इसके बारे में भी जान लीजिएगा क्या बात की गई है कि परिवार में पुरुष जो थे वो प्रधान हुआ करते थे। और पारिवारिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो महिलाओं की स्थिति जो थी ना वह सही नहीं थी। महिलाओं पर उनके पति हमेशा हावी रहते थे, उन्हें बुरी तरह पीटते थे। एक प्रकार से महिलाओं का उस समय भी उत्पीड़न किया जाता था। और एक काफ़ी ख़राब चीज़ होती थी कि जो अवंचित बच्चे होते थे उनके मामले में पति को यह अधिकार होता था कि वह उस बच्चे को या तो जीवित रखे या फिर मार दे। इवन शिशु जो होता था उसे मरने के लिए उसके पिता जो थे ठंड में भी उसे
छोड़ देते थे ताकि वह मर जाए या उसको कोई लेना देना नहीं है। तो पुरुष प्रधान के अंदर हमें ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो आप ज़रा कैसे आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हेडिंग और उसके बारे में सब हेडिंग। तो ये आपका एक बेस्ट तरीका होता है जब बड़े क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। तो कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें खराब है, ये रोमन साम्राज्य के पारिवारिक जीवन और साथ ही स्त्रियों की स्थिति में हमने जाना। तो आई होप कि बच्चों आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। वहीं बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें कहा गया है कि ईसाई धर्म के अंदर जो वाद विवाद थे वो कौन से थे। तो बच्चों ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा से लिया गया है। और ये आपका लास्ट टॉपिक था। चैप्टर को समझाते वक्त मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया भी था, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये भी। बस मैं यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, एक सिनेरियो बता देता हूँ इसके अंदर हुआ क्या था वाद विवाद के अंदर। तो जो चर्च के लोग थे वह क्या करते थे, एक गलत तरीके से लोगों का इस्तेमाल करते थे, यानी उनसे पाप से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके बताते थे। जैसे आज के समय जो ढोंगी बाबा होते हैं ना, वैसे ही कुछ कल्चर उस समय हमें देखने को मिलता था। तो कुछ लोग जो थे वह चर्च को सही मानते थे और कुछ लोग थे जो चर्च को गलत मानते थे। लेकिन जब यहाँ पर मानववादी विचारों का प्रसार हुआ, यानी कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और लोगों ने जानना शुरू किया क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी थी, विज्ञान का विस्तार होने लगा था और नए नए विचारक उभर कर आए थे, साहित्यकार आए थे, मुद्रित होते हैं यानी जो प्रिंट होती है वो चीज़ें भी होने लगी। तो लोगों ने लिखना शुरू किया, लोगों को उनके बारे में पता चला। तो ये सारी चीज़ें हो जाने से पुनर्जागरण जो था वो पीक पर आ गया और जो लोग थे वो बढ़ गए थे कि अब वह उन गलत चीज़ों में नहीं आएंगे। तो उसी तरह जैसे आप देख सकते हैं कि नए विचारों का यहाँ पर प्रसार देखने को मिला, चर्च के ऊपर प्रहार भी हुआ, और क्योंकि वह एक लालची संस्था बन गई थी और एक दस्तावेज था जिसका नाम था, ये आप याद रख लेना, पॉप स्वीकारित, ठीक है। तो इसमें होता था कि आपके सभी जो पाप है वो छुटकारा आपको मिल जाएगा, बस आप डोनेट करते रहिएगा। तो जो आज के समय भी ये चीज़ें चलती रहती है। इवन जो किसान थे और राजा थे ना, वह भी चर्च के प्रति उनका असंतोष फैलता ही चला गया था। तो इस कारण हमें इस टॉपिक के अंदर जो ईसाई धर्म के वाद विवाद है ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। और यही क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका इसमें किस प्रकार की थी। तो एक तरीके से अंधकार से एक नए प्रकाश की ओर ले जाना ही हमने इस वाले चैप्टर के अंदर जाना था। आई होप कि आपको अच्छे से पता भी होगा, या नहीं पता तो अब पता चल चुका होगा। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसमें कहा गया है कि 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले नए प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की आपको विवेचना करनी है और इसके क्या परिणाम निकले थे उनके बारे में आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए इसमें जो परिवर्तन हुए थे वो कुछ इस प्रकार के थे। पहले पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके के परिवर्तन हुए थे। तो बच्चों इसमें हुआ ये था कि पहले क्या होता था कि लकड़ी के हल से भूमि को खोदा जाता था। तो लकड़ी का जो हल था ना वह सही तरीके से भूमि को उखाड़ नहीं पाता था। तो इसके स्थान पर हुआ क्या कि जो लोहे की भारी वाली नोक होती थी ना उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अब जब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा तो वह अधिक गहराई तक खोद सकता था। अब अधिक गहराई के खोदे जाने से हुआ क्या कि भूमि के अंदर जो पौष्टिक तत्व थे उनका बेहतर तरीके से उपयोग होने लगा। कि पशुओं के हल जोतने के तरीकों में सुधार देखने को मिला, जिसमें जुआ पशुओं के गले के स्थान पर अब उनके कंधे पर बांधे जाने लगा और इससे पशुओं के काम करने की क्षमता में वृद्धि हुई। उसी तरह जो घोड़े के खुर होते थे ना वहाँ पर अब लोहे की नाल लगाई जाती थी ताकि उनके जो खुर होते हैं वो सुरक्षित बने रहें। और आज के समय तो आप देखते ही हो जब घोड़े भागते हैं तो उनके पैरों के नीचे जो लोहे की नाल होती है वो कुछ उनके खुरों को सुरक्षित रखती है, ठीक है। और उसी तरह कृषि के लिए पवन ऊर्जा जल शक्ति का उपयोग बढ़ गया था। अन्न को पीसने साथ ही अंगूर को निचोड़ने के काम में भी जल शक्ति और वायु शक्ति चलाने वाले कारखानों का इस्तेमाल किया जाने लगा। भूमि के तरीकों में बदलाव आया। यहाँ पर 2 खेती वाली व्यवस्था की जगह 3 खेती वाली व्यवस्था ज़्यादा देखने को मिली। तो ये बच्चों 2 और 3 खेती वाली व्यवस्था में होता क्या था कि जो कृषक होते थे ना अब वह 3 वर्षों में से 2 वर्ष अपने खेतों में उपयोग कर सकते थे। जैसे कि उसे करना क्या होता था, एक फसल जो कि वह शरद ऋतु में उगाएगा तो जिसमें गेहूँ राई हो गया, उसी तरह 1.5 साल के बाद वह बसंत के अंदर दूसरी फसल उगाएगा तो मटर और मैसूर बोएगा। तो इससे उसका भी फायदा होता था, उत्पादन में भी वृद्धि होती थी और उसके जीवन निर्वाह में भी
सुधार देखने को मिलता था। और इन सब का परिणाम क्या निकला बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट में आपको 4 पॉइंट लिख देने हैं कि भूमि की प्रति इकाई उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, मटर सेम का अधिक प्रयोग हुआ, प्रोटीन की मात्रा के जो स्रोत थे वह तेजी से बनते चले गए, उसी तरह पशुओं को भी पौष्टिक चारा मिलने लगा। अब कम भूमि पर भी अधिक भोजन उत्पादन की संभावना बन गई थी। तो ये सब चीजें हमें किस में देखने को मिला, विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी परिवर्तनों में, जो कि हमें यूरोप में देखने को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो मध्यकालीन इस्लामिक जगत में शहरीकरण की आपको मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो शहरीकरण से रिलेटेड हर एक चैप्टर में एक एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे मेसोपोटामिया की शहरीकरण की विशेषता बताइए, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे मध्यकालीन इस्लामिक जगत की, क्योंकि इस्लाम वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, तो वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें से एक नया क्वेश्चन 8 नंबर में से आपसे जरूर पूछा जा सकता है। इसलिए मैं चैप्टर नंबर 4 से आपके लिए सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आप लास्ट 3 पार्ट में देखोगे तो उनमें भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस्लामिक जगत में शहरीकरण की, वो बात अलग है। चैप्टर को समझाते वक्त मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया था, साथ ही मैंने आपको व्यापार और वाणिज्य इनके बारे में भी बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर शहरीकरण में क्या बात की गई है, मध्यकालीन इस्लामिक जगत में शहरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और इसका परिणाम ये निकला कि इस्लामी सभ्यता फली फूली, अनेक शहरों की स्थापना की गई। मुख्य उद्देश्य यही था कि अरब सैनिकों को बसाना। और इस श्रेणी में जो फौजी शहर थे, अब 1 नंबर वाला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, वो है इराक और मिस्र। तो इराक के अंदर कूफा और बसरा और मिस्र के अंदर फुस्तान तथा काहिरा शामिल थे, जो कि फौजी शहर वाली श्रेणी में गिने जाते थे। और 1 मार्क वाले में मैंने आपसे ऑलरेडी पूछा भी था, तो आप जरा ध्यान रखना। उसी तरह शहरों के विकास और विस्तार के लिए खाद्यान्नों और चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई, कच्चे माल का उत्पादन किया गया, उद्योगों के लिए शहरों के आकार में और जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली। जो पूरा क्षेत्र था शहर का, वो एक विशाल जाल वहाँ पर विकसित हो गया। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा गया और परस्पर के जो संपर्क और कारोबार थे उनके अंदर वृद्धि देखने को मिली। तो यही था सारा, जब शहरीकरण के अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमें यही देखने को मिलती है। एक तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट जो था वो तेजी से हमें देखने को मिल रहा था। उसी तरह एक आपको हेडिंग डालने पड़ेगी 2 समूह भवन के बारे में, जिसके अंदर आप मस्जिद और केंद्रीय मंडी के बारे में जिक्र करोगे, ठीक है। तो मस्जिद आप जानते हैं जहाँ पर सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ी जाती थी और ये इतनी बड़ी होती थी कि दूर से भी आसानी से दिखाई दे जाती थी। आपने जामा मस्जिद देखी होगी दिल्ली के अंदर, ठीक है। केंद्रीय मंडी के बारे में बात करें तो जरा ध्यान रखना, ये जो केंद्रीय मंडी है ना, इस्लामिक जगत में केंद्रीय मंडी के प्रकार बताइए, उनके कार्य बताइए। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो बड़े क्वेश्चन का लर्न करने का ये आपका फ़ायदा होता है। देखिए सारे आपको पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, बिल्कुल आसान है। कि जो दूसरा भवन था, पहला तो मस्जिद थी, दूसरा क्या था, केंद्रीय मंडी थी। इसके अंदर दुकानों की कतारें, व्यापारियों के आवास, शराब के कार्यालय हुआ करते थे। साथ ही सामान्य नागरिक और सैनिकों के आवास शहर जो थे वह भारी घेरों में होते थे। शहर के जो भारी इलाके थे वहाँ पर गरीबों के मकान, हरी सब्जियाँ, फलों के बाजार, चमड़ा साफ करना, रंगीन की दुकानें यानी रंगने वाली दुकानें, कसाई की दुकानें भी हुआ करती थी। और शहर में 4 दीवारी के बाहर कब्रिस्तान और सराय भी होते थे। सराय आप जानते होंगे, काले सराय, काले खां आपने नाम भी सुना होगा, दिल्ली के अंदर ही है। तो सराय में लोग उस समय क्या करते थे, आराम करते थे जब दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस्लामिक जगत के शहरीकरण में देखने को मिली थी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ चुका होगा और इजी ही लगा होगा, क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज आपके लिए ऐसा क्रिएट किया है ताकि आप जब लर्न करने बैठो तो आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं आज के इस एपिसोड के क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है। हालांकि मैंने चैप्टर 10 और 11 अभी नहीं करवाया है, और जो बाकी के आपको 3 पार्ट थे ना, वो चैप्टर 9 तक ही आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिले थे। लेकिन जो आपका अगला पार्ट आने वाला है, लास्ट वाला, उसके अंदर आपको सारे जो क्वेश्चन होंगे ना, वो चैप्टर 10 और 11 से ही देखने को मिलेंगे। कंटेंट वाला भी मैं आपको जल्द ही करवा दूंगा एग्जाम से पहले ही आपके, क्योंकि मिड टर्म का जो सिलेबस है वो तो मैंने कब का करवा दिया, लेकिन फाइनल वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जरा ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आप में से सुना भी होगा आप बच्चों ने, इसका नाम गोल्ड रश, ठीक है। गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है, ये 1 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। और इसने यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे के निर्माण, उद्योगों के विकास तथा खेती के विस्तार में किस प्रकार से सहायता पहुंचाई थी।
और यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्ड रश की अमेरिका के आर्थिक तथा राजनीतिक विस्तार में क्या भूमिका रहती। तो दो टाइप से है, बिल्कुल इजी सा ही है। तो सबसे पहले क्या है कि जो यूरोपीय लोग थे उन्हें इस बात की आशा थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे क्या है, सोना यानी कि गोल्ड है। और 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया एक हब माना जाता है, ठीक है, आईटी सेक्टर का। यहाँ पर इंडिया भी काम करते हैं क्योंकि सिलिकॉन वैली का आपने नाम सुना होगा, वो कैलिफोर्निया में ही स्थित है, ठीक है। तो सोने के कुछ चिन्ह मिले थे। इसने क्या किया था कि गोल्ड रश को जन्म दिया था। और तब से हुआ क्या कि इसे एक आपाधापी का नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में जो यूरोपीय लोग थे ना, सोना पाने की आशा में अमेरिका जा पहुंचे थे। और आप समझ चुके होंगे गोल्ड रश के बारे में कि किसके बारे में बात की गई है, एक सिंपल तरीके से कि लालच के चक्कर में यूरोपीय लोग अमेरिका जा पहुंचे ताकि उन्हें सोना मिल सके। और ये इस गोल्ड रश की वजह से क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि रेलवे का यहाँ पर निर्माण हुआ, ठीक है, उद्योगों का विकास हमें देखने को मिला, और उसी तरह खेती में भी उन्नति देखने को मिली। तो ये सब चीजें अमेरिका में क्या हुई थी, तेजी से वृद्धि पाई थी। और लास्ट के में ये भी कहा गया कि जो अमेरिका था ना, वह हवाई और फिलीपींस में अपना उपनिवेश भी बसा रहा था, और वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था, क्योंकि उसके अंदर इतना सारा डेवलपमेंट देखने को मिला भी था। तो ये सारी चीजें बच्चों गोल्ड रश के बारे में थी, जो कि अमेरिका में देखने को मिली थी, जिसकी वजह से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विस्तार और वृद्धि देखने को मिला था। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा पार्ट 4 भी होता है कंप्लीट, और इसके बाद पार्ट 5 जो होगा 8 नंबर वाली क्वेश्चन आंसर सीरीज का, वो लास्ट होगा, तो आप उसे भी देख लेना। और एक वीडियो के अंदर मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर जो 8 मार्क्स वाले वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो और ना ही उन्हें सर्च करने में दिक्कत आए। बस आपको करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 1100 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आप भी ज्वाइन कर लेना, और एब्सोल्युटली फ्री है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो लाइक नहीं करी तो आप लाइक के साथ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर कर देना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।